Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 29 regarding the course Principle of Inventory and Material Management, LSM 736. Now we are moving towards the Total Quality Management. This is the last chapter of our course जिसमें हम लोग कवरेज करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट कवरेज देखेंगे क्या क्या चीजें आ रही हैं. ठीक है, ये चैप्टर अगेन दो लेक्चर्स में होगा, लेक्चर नंबर 29 एंड लेक्चर नंबर 30. तो दोनों में हम लोग ये कवर अप करेंगे. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को देखेंगे. अभी प्रीवियसली हमने जो एंड किया वो हमने JIT जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम किया है, मैन्युफैक्चरिंग किया है एंड लीन प्रोडक्शन को देखा है. अब हम देखेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को. किसको देखेंगे हम? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को देखेंगे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस तरह से और कैसे वर्क कर रही है. बुक्स को देखेंगे. इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट को देखेंगे, 6th एडिशन बाय टोनी आर्नल्ड. हर लेक्चर में बताता हूं इसलिए इसमें भी बता रहा हूं. ऑपरेशन मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 11th एडिशन बाय शेज, इसको देख रहे हैं हम. ऑपरेशंस मैनेजमेंट 11th एडिशन बाय जे हेजियर, इसको देखेंगे हमने. इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है. तो दैट इज इंट्रोडक्शन to material management 6th edition by Tony Arnold. Operations management for competitive advantages by 11th edition by शेज है. एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो गया. एंड देन ऑपरेशंस मैनेजमेंट 11th एडिशन बाय जे हेजियर. इन तीनों की आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी दैट यू कैन इजीली डू इट विद दैट थिंग. एंड उसके बाद हम लोग इसे फर्दर आगे लेके चलेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें फर्दर इन्वॉल्व हो रही हैं. सो दीज थिंग्स आर बीइंग इन्वॉल्व कि हमने इन्हें किस तरह से कवर अप करना है या कवर करके आगे लेकर चलना है. सो मूविंग फर्दर, तो आगे हम देखते हैं कि दैट इज लेक्चर नंबर 25 द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में. तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक्चुअली होती क्या है? बात करें कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज व्हाट इट इज. व्हाट इज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज समथिंग, अ फिनोमिनन दैट इज यूज्ड फॉर द अपडेशंस ऑफ योर टोटल क्वालिटी पर पर्सपेक्टिव्स के. टोटल क्वालिटी पर्सपेक्टिव्स की अपडेशंस या अपग्रेडेशंस के लिए जो यूज किया जाता है उसे कहते हैं हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. क्या कहलाता है वो? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है. और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को ही हम आगे लेकर चल रहे होते हैं या आइडेंटिफाई करके आगे लेकर जा रहे होते हैं. सो मूविंग फर्दर, ऑब्जेक्टिव्स. वाई क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट. क्या चीज है? वाई क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट. कि इंपॉर्टेंट क्या है क्वालिटी में? वाई इज द क्वालिटी इज सो मच इंपॉर्टेंट. अब वाई क्वालिटी इंपॉर्टेंट में अगर हम देखें तो हम कहेंगे जी कि हमारे पास क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट हो रही है या किस लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है. अब इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये पता लग जाए कि क्वालिटी हमें चाहिए क्यों, किस वजह से चाहिए, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट. और क्यों चाहिए, किस वजह से चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि हमारी क्वालिटी को किन चीजों के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं. व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी है तो ठीक है. डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, की क्वालिटी की डायमेंशंस कितनी हैं. हाउ द क्वालिटी वर्क्स, व्हाट आर द डायमेंशंस, किस किस तरह से क्वालिटी को मेजर किया जाता है. एंड वाई इम्प्रूव क्वालिटी, कि इम्प्रूव क्वालिटी करने, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की हमें क्यों जरूरत है. ऑब्वियसली ये सारी चीजें बड़ी बेसिक्स ही हैं, लेकिन इनकी इन डेप्थ में चीजों को और तरह से देखा जाता है. स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वालिटी कंट्रोल को स्टैटिस्टिकली कैसे देखा जा सकता है, कि क्वालिटी कंट्रोल हमने कैसे किन बेसिस पे देखना है. अंडरस्टैंडिंग वेरिएशंस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम बात करें कि वेरिएशंस किस वजह से आ रही हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द वेरिएशंस, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स बिहाइंड द वेरिएशंस. कि वेरिएशंस किस तरह से आनी, किन बेसिस पे आनी है और उन वेरिएशंस को हमने कैसे मेजर करना है. स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, अगली चीज क्या आती है हमारे पास? स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, कि हमने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल कैसे करना है. प्रोसेस कैपेबिलिटीज को, प्रोसेस कैपेबिलिटीज क्या है? 3 सिग्मा एंड 6 सिग्मा, ये होते क्या है, और प्रोसेस कंट्रोल क्या है एंड डाटा टाइप्स क्या है. तो इन चीजों को हम देख रहे हैं इस दफा, और इस दफा हमने ये देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं. तो दैट, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इस चैप्टर को इंक्लूड किया जाए आपके कोर्स में या नहीं किया जाए, लेकिन आई मस्ट इंक्लूड इट बिकॉज आपको थोड़ा सा क्वालिटी मेजर्स का पता लगे. और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल्स कैसे होते हैं, नहीं बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल, व्हाट इज द वर्थ ऑफ क्वालिटी, यानी क्वालिटी को हमने कैसे मेजर करना है और किन बेसिस पे मेजर करते जाना है. दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द क्वालिटी एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी. क्वालिटी की हमने किस तरह से आइडेंटिफिकेशंस करनी है एंड किस तरह से हमने उन्हें फर्दर आगे लेकर जाना है. तो दैट इज अगेन व्हाट, व्हाई क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज क्वालिटी, क्वालिटी होती क्या है.
डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी क्या है, कि किस किस डायमेंशन से क्वालिटी वर्क करती है, व्हाई इंप्रूव क्वालिटी, हमें क्वालिटी क्यों इंप्रूव करनी चाहिए, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, क्या चीज आ गई, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है, अंडरस्टैंडिंग वेरिएशंस, कि वेरिएशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हम, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल कौन कौन से हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी, क्या आ गया, प्रोसेस कैपेबिलिटी कितनी आ गई है, 3 सिग्मा वर्सेस 6 सिग्मा, कि 6 सिग्मा और 3 सिग्मा में क्या डिफरेंस है, देखें दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको पता लगे कि 3 सिग्मा और 6 सिग्मा में डिफरेंसेस कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, किधर लाई करते हैं इनके डिफरेंसेस, वेयर इट लाइज एंड वेयर इट डिफरेंशिएट्स। अगली चीज आती है प्रोसेस कंट्रोल, के प्रोसेसेस को हमने कैसे कंट्रोल करना है, एंड द लास्ट वन इज द डाटा टाइप्स, किस टाइप का डाटा चाहिए होता है व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी की जब हम बात करते हैं हमें किस किस टाइप का डाटा दरकार है और उस टाइप को हमने कैसे लेकर आगे चलना है। तो हमने ये सारी चीजों को 1 बाय 1 आइडेंटिफाई करना है और देखते जाना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं और हमने किन बेसिस पे इन्हें आगे लेकर चलते जाना है। तो ये सारी चीजें देखनी है, प्रोसेस कंट्रोल, डाटा टाइप्स, और ये सारी चीजें हमने 1 बाय 1 आज इसमें देखनी है, एंड दैट इज आवर एजेंडा ऑफ टुडेज कोर्स, स्टार्टिंग विद द व्हाई क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। उससे पहले हम लोग देखेंगे एक चीज कि हम लोग ऑरलैंडो यूटिलिटी कमीशंस, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूटिलिटी कमीशन है जिसका काम क्या है, पावर इंजीनियरिंग करना। इसकी मैं एक सिनेरियो को डिस्कस करना चाहता हूं, बिकॉज ये सिनेरियो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट पुट इट इन योर स्लाइड्स। मेंटेनेंस ऑफ पावर जनरेशन प्लांट, ये कहां क्या करता है, पावर जनरेशन प्लांट्स की मेंटेनेंस है। एवरी ईयर ईच प्लांट इज टेकन ऑफलाइन फॉर 1 to 3 weeks मेंटेनेंस, यानी ईच ईयर एक प्लांट को उतार दिया जाता है और उसे मेंटेन किया जाता है। क्या किया जाता है, उसे मेंटेन किया जाता है। Every 3 years, each plant is taken offline for 6 to 8 years for complete overall and turbine inspection, यानी उसकी complete overall and turbine inspection की जाती है। Each overall has 1800 tasks and requires 72,000 labor hours, यानी 1800 टास्क हैं और कितने लेबर रिक्वायर्ड है उसे, 72 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है उसे, 72 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है। OUC परफॉर्म ओवर 12,000 मेंटेनेंस टास्क ईच ईयर, यानी OUC जो है क्या करता है, 12,000 मेंटेनेंस टास्क करता है ड्यूरिंग ईच ईयर। अब मैं पूछे कि इतना मेंटेनेंस क्यों चाहिए होती है, जस्ट टू मेंटेन द क्वालिटी। क्या मेंटेन करनी है हमने, क्वालिटी मेंटेन करनी है, और क्वालिटी के हिसाब से ही हमने इसे आगे लेकर चलना है। तो OUC परफॉर्म ओवर 12,000 मेंटेनेंस टास्क ईच ईयर, कि 12,000 मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म किए जाते हैं ईच ईयर, हर ईयर इतने ही टास्क को मेंटेन भी किया जाता है। तो दैट इज OUC परफॉर्म ओवर 12,000 मेंटेनेंस टास्क ईच ईयर, के 12,000 मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म किए जाते हैं ईच ईयर, यानी हर साल इतने मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म होने चाहिए या होते हैं। एवरी डे अ प्लांट इज डाउन कॉस्ट OUC 110,000, यानी कि क्या एवरी डे प्लांट इज डाउन कॉस्ट OUC 110,000, यानी 110,000 की कॉस्ट पड़ती है। अनएक्सपेक्टेड आउटेज कॉस्ट बिटवीन 350,000 to 600,000 पर डे। Preventive maintenance discovered a cracked rotor blade which could have destroyed 27 million piece of component, यानी कि preventive maintenance जो है वो पता लगा है कि उससे कि क्रैक्ड रोटर है जिसने 27 मिलियन की जो कॉस्ट का डिस्ट्रॉय किया, यानी कि 27 मिलियन का पीस ऑफ इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी उतने मिलियन का डिस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं या वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। दैट इज 27 मिलियन पीस ऑफ इक्विपमेंट, यानी इतने का इक्विपमेंट हमारे पास डिस्ट्रॉय हो चुका है या डिस्ट्रक्शंस की तरफ जा चुका है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दैट वन, तो दैट ऑरलैंडो यूटिलिटी के इसलिए बताना था कि देखिए किस तरह से मेंटेनेंस हो रही है जस्ट टू मेंटेन द क्वालिटी, और क्वालिटी के बाद ही हम देख रहे हैं कि इसकी मेंटेनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज मेंटेनेंस इज वन ऑफ द थिंग जो क्वालिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, वो क्वालिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं, और क्वालिटी मेंटेन करके ही हम उसे आगे लेकर जा रहे होते हैं कि हमने इसे किस तरह से मेंटेन करके आगे लेकर चलना है। तो इसीलिए हम कहते हैं व्हाई क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, कॉस्ट एंड मार्केट शेयर, कॉस्ट कंपनीज रेपुटेशन, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एंड इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस। अब हमारे पास क्या आ गई, इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस आ रही हैं। तो व्हाई क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, वो कहता है क्वालिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉस्ट एंड मार्केट शेयर, इससे क्या होगा, कॉस्ट एंड मार्केट शेयर रिड्यूस करे कॉस्ट और ताकि इंप्रूव करे मार्केट शेयर। इफ योर प्रोडक्ट इज ऑफ हाई क्वालिटी, आपकी ओवरऑल मार्केट शेयर इंप्रूव करेगा और आपकी कॉस्ट रिडक्शन की तरफ आएगी। किसकी तरफ आएगी, कॉस्ट
रिडक्शन की तरफ आएगी, कॉस्ट रिडक्शन, इससे ऊपर नहीं जाएगी। कंपनीज रेप्यूटेशन, क्या चीज आ गई, कंपनीज रेप्यूटेशन की तरफ आ गए। तो जब कंपनीज रेप्यूटेशन की तरफ आ गए तो कंपनी की जब क्वालिटी इंप्रूव करती है तो कंपनी की रेप्यूट भी ऊपर जा रही होती है। इसी तरह नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट लायबिलिटी, जो आपके पास एरर्स या रिटर्न्स हैं प्रोडक्ट्स के वो कम होते हैं, तो दैट लीड्स टू द प्रोडक्ट लायबिलिटी लोअर होती है। क्या होती है, प्रोडक्ट लायबिलिटी लोअर होती जा रही होती है। नेक्स्ट थिंग इज इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस, क्या चीज आ रही है हमारे पास, इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस। तो कॉस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट शेयर आ रहा है, कंपनीज रेप्यूटेशन आ रही है, प्रोडक्ट लायबिलिटी आ रही है और इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यानी हमारे पास दीज आर द आइटम्स जिसकी बेस पे हमारे पास कहें कि इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, या हम कहेंगे दैट इज द बेसिक रीजंस व्हाई क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और क्वालिटी हमारे पास इंपॉर्टेंस जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, कंपनी रेपुटेशन, प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड इंटरनेशनल इंप्लीकेशन। बिकॉज अच्छी क्वालिटी की होगी तो उसकी इंटरनेशनल रिकग्निशंस भी एग्जिस्ट करेंगी। क्या एग्जिस्ट करेंगी, उसकी इंटरनेशनल रिकग्निशंस भी एग्जिस्ट करेंगी और इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज करेगा। तो कॉस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर है, कंपनीज रेपुटेशन है, प्रोडक्ट लायबिलिटी है एंड इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस है। प्रोडक्ट लायबिलिटी है एंड इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस हैं जो आपकी एग्जिस्ट कर रही होती हैं या जो आपकी एग्जिस्टेंस में नजर आ रही होती हैं। तो कॉस्ट एंड मार्केट शेयर है एंड कंपनीज रेपुटेशन, प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस। व्हाट इज क्वालिटी, कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। क्या इसका मतलब क्या होता है, कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, क्या जीरो डिफेक्ट पे लाना है, क्या फिटनेस फॉर यूज लेके आना है, कंसिस्टेंसी लेके आना है। आई कांट डिफाइन इट बट आई नो व्हाट आई व्हेन आई सी इट। क्या हुआ यहाँ पे, आई कांट डिफाइन इट बट व्हेन आई नो इट एंड आई कैन डिफाइन इट। वो कहता है क्या क्वालिटी जो है वो कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट है, मे बी हो सकती है। कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट इज अगेन बीइंग क्वालिटी। जीरो डिफेक्ट पे किसी चीज को लाना, क्या ये हमारे पास क्वालिटी है, दैट इज अगेन मे बी इट्स कुड बी अ फिटनेस फॉर यूज, कि जो एक चीज अगर काबिले यूज है, काबिले इस्तेमाल है, तो क्या मतलब है, दैट इज नोन टू बी एज अ फिटनेस फॉर यूज, तो दैट इज नोन टू बी एज अ क्वालिटी, नो, मे बी और मे नॉट बी। कंसिस्टेंसी, एक चीज में तसलसल नजर आना चाहिए, तो अगर उसमें तसलसल है तो इज इट अ कंसिस्टेंसी इज अ क्वालिटी, तो मे बी इट इज बीइंग अ क्वालिटी। नेक्स्ट है आई कांट डिफाइन इट बट आई नो व्हाट आई कैन सी व्हेन आई कैन सी इट। दैट इज द अगेन बड़ा ही ना वेग किस्म का क्वेश्चन है कि आई कांट डिफाइन इट बट आई नो व्हेन आई सी इट, तो दैट इज अगेन बीइंग अ पार्ट ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी याद रखिएगा इन सारी चीजों का ही एक तरह से पोर्शंस हैं। क्या है वो, एक तरह से इसका पोर्शन है। कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट भी हो रही है, जीरो डिफेक्ट भी देख रहे हैं, फिटनेस फॉर यूज भी देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी भी देख रहे हैं। आई कांट डिफाइन इट बट आई नो इट व्हेन आई सी इट, यानी आई कांट डिफाइन इट, मैं इसे डिफाइन नहीं कर सकता, बट आई नो व्हेन आई सी इट, कि जब मैं इसे देख रहा होता हूं तो मुझे ये नजर आ रहा होता है कि क्या चीज है और कैसे ये वर्क कर रही है। तो कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट भी होगी, जीरो डिफेक्ट भी होगी, फिटनेस फॉर यूज भी हो रहा है, कंसिस्टेंसी भी है, and then I can't define it but I know when I see it। क्या I can't define it but I know when I see it। तो इसका मतलब है कि that there is something with what we can say कि ये क्वालिटी इन सब का ही एक तरह से मिक्स्ड अप्रोच है, कि जिसमें इन सब चीजों को हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। ग्रेवन 8 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। अब क्या हुआ, ग्रेवन्स ने 8 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी देखी कि क्वालिटी किन किन। अब गौर से देखें अगर पिछली स्लाइड में, तो ये 1 बाय 1 डायमेंशन है। ये क्या है हमारे पास, डायमेंशन है। एक डायमेंशन परफॉर्मेंस है, एक डिफेक्ट है, एक फिटनेस है, एक कंसिस्टेंसी है, एक आई कांट डिफाइन इट, ये डायमेंशंस है। उसमें ग्रेवन्स ने 8 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी जनरेट की। क्या किया उसने, 8 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटीज जनरेट की, जिसमें उसे पता लग गया कि हाँ जी डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी क्या है। उसने कहा जी डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी क्या है, कि परफॉर्मेंस बेस्ड क्वालिटी मैयर हो सकता है, फीचर बेस्ड क्वालिटी मैयर हो सकती है, रिलायबिलिटी बेस्ड क्वालिटी मैयर हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी बेस्ड क्वालिटी मैयर हो सकता है, कंसिस्टेंसी बेस्ड क्वालिटी मैयर हो सकता है, सर्विसेबिलिटी बेस्ड क्वालिटी मैयर हो सकता है, एस्थेटिक्स बेस्ड क्वालिटी मैयर हो सकता है, और परसीव्ड क्वालिटी बेस्ड मैयर भी हो सकता है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट था ना, आई कांट डिफाइन इट, दैट इज लेड टू अ परसीव्ड क्वालिटी, कि वो क्वालिटी को अपनी परसेप्शन से चेक कर रहा था। किससे चेक कर रहा था, वो अपनी परसेप्शन से चेक कर रहा था, परसेप्शन से ही वो आगे लेकर उसे जा रहा था। तो डायमेंशंस क्या है, परफॉर्मेंस, प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या चीज है, परफॉर्मेंस क्या है, प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स सेकेंडरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो वो क्या है, परफॉर्मेंस। क्या आपने देखें, मैं कहूं जी कि कार है, सपोज आज बार बार कार ही की एग्जांपल्स आ रही, लेकिन कोई बात नहीं, इट इज बीइंग द केस। अब प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर बीइंग दे
अब कार को अगर देखते हैं तो कार में क्या चीजें आ रही हैं हमारे पास। अब कार में अगर हम चीजों को देखें तो पहली चीज जो आती है हमारे पास, मैं कहूँ जी कार की माइलेज ठीक है, चलती ठीक है, और माइलेज क्या देती है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दैट इज मींस आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स परफॉर्मेंस, कि हाँ जी वो कितना ऑयल माइलेज दे रही है, कितनी इकोनॉमिकल है, तो दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स प्राइमरी परफॉर्मेंस। फीचर्स की बात करूं, हाँ जी इंटीरियर कैसा है, ओवरऑल लुक कैसी है, तो दैट इज सेकेंडरी, तो दैट इज फीचर। तो उसमें हम कहेंगे जी सेकेंडरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक एडेड टचेस। रिलायबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ फेलियर फ्री ऑपरेशन, उससे मैकेनिकल सिक्योरिटी कार को कितनी है, तो दैट मींस अगर मैं मैकेनिकल सिक्योरिटी देख रहा हूं तो मैं रिलायबिलिटी डायमेंशन देख रहा हूं क्वालिटी की। ड्यूरेबिलिटी, अमाउंट ऑफ यूज बिफोर रिप्लेसमेंट इज प्रेफरेबल टू रिपेयर, हाँ जी कितनी ज्यादा ड्यूरेबल है, क्या आप बिल्कुल ही टच करें तो क्या बिल्कुल ही डेंट पड़ जाता है या क्या हो जाता है उसके अंदर, तो दैट इज ड्यूरेबिलिटी लेवल ऑफ क्वालिटी। कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्म अराउंड टारगेट्स, कि जब भी उसकी क्या हर तरह से माइलेज सिमिलर रहती है या कोई वेरीड कर रही होती है, तो दैट इज यूनिफॉर्म अराउंड द टारगेट्स। सर्विसेबिलिटी, रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एंड कंप्लेंट्स, क्या कंप्लेंट्स आती हैं, क्या कोई खराबी स्टार्ट से शुरू होती है। एस्थेटिक्स को देख रहे थे, किस तरह की उसकी एस्थेटिक्स हैं, किस तरह के यूज की गई, किस तरह की उसकी शेप है, कैसे वो परफॉर्म कर रही है, किस तरह से वो परफॉर्म करके आगे जा रही है, तो दैट इज नोन टू बी एज एस्थेटिक्स। परसीव्ड क्वालिटी क्या होगी, इनडायरेक्ट मैयर्स और इन्फ्लुएंसेस, इनडायरेक्ट मैयर और इन्फ्लुएंसेस के, इनडायरेक्ट मैयर क्या है और इन्फ्लुएंसेस क्या है, दैट इज नोन टू बी एज अ रेप्यूटेशंस, क्या कहेंगे उसे हम, रेप्यूटेशंस कहेंगे कि रेप्यूट हमारी कैसी और किन बेसिस पे एग्जिस्ट कर रही होगी। सो दैट इज डायमेंशंस एंड मीनिंग, सो दैट इज द 8 डायमेंशंस ऑफ द 8 डायमेंशंस ऑफ द क्वालिटी, जिसमें उसने कहा 8 डायमेंशन है जिसमें क्वालिटी को देखा जा सकता है। मींस क्वालिटी की हर डायमेंशंस जो है हमारे पास वेरी कर रही होती है और वेरी करके ही आगे चल रही होती है, दैट इज हाउ दीज आर बीइंग मेजर्ड, और उसी के थ्रू हम लोग देख रहे होते हैं कि क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे आ गई परफॉर्मेंस, फीचर, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, सर्विसेबिलिटी, एस्थेटिक्स एंड परसीव्ड क्वालिटी, यानी एस्थेटिक्स भी इन्वॉल्व है एंड साथ ही हमारे पास क्या चीज इन्वॉल्व है, परसीव्ड क्वालिटी के, परसीव्ड क्वालिटी हमारे पास कितनी एग्जिस्ट कर रही है। व्हाट इज क्वालिटी? Quality means user satisfaction, that goods or services satisfy the needs and expectations of the user. ये आपकी बुक आर्नल्ड, टोनी आर्नल्ड, दैट इज अ डेफिनेशन डिफाइंड बाय दैट। उसने कहा जी ये यूजर सेटिस्फेक्शन है। यूजर अगर आपका प्राइमरी से क्या नाम है रिलायबिलिटी से खुश हो रहा है तो दैट मींस क्वालिटी इज गुड, वो ड्यूरेबिलिटी से खुश हो रहा है दैट इज गुड, वो परफॉर्मेंस से खुश हो रहा है दैट इज गुड, वो फीचर से खुश हो रहा है दैट इज गुड। तो कहता है जिस चीज से आप वो सेटिस्फाई हो रहा है वो कहलाएगी क्वालिटी। Any dimension that uses the consumer and that prefers the consumer और जिसकी वजह से वो satisfied है, so that is known to be as your quality। क्या कहेंगे उसे हम, that is known to be as a quality, कि वो हमारा quality मैयर है या वो हमारे पास quality measurements को आगे लेकर आता है, तो that is known to be as a quality। तो quality means user satisfaction, that goods and services satisfies the needs and expectations of the user, satisfy the needs and expectations of the users, कि ये हमारे पास satisfy कर रहा है needs को भी और expectations of users को भी ये satisfy कर रहा है। Now the next thing is why improve quality? हमें क्यों जरूरत पड़ गई कि क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए? Why? किस वजह से इंप्रूव करनी चाहिए, किन बेसिस पे करनी चाहिए? How we are going to improve it? Why we are going to improve it? These are the all questions that we are going to answer today। कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। Why to improve quality? क्यों इंप्रूव करनी चाहिए क्वालिटी, किन बेसिस पे क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहिए और किस तरह से इंप्रूवमेंट की तरफ हमें लेकर जाना चाहिए। सो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी कि हमें इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए। तो पहले देखते हैं इंप्रूव क्वालिटी क्यों करते हैं। इंप्रूव क्वालिटी, अगर हमारे पास क्वालिटी इंप्रूव होगी, कॉस्ट डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ लेस रीवर्क। आपकी क्वालिटी अच्छी है, रीवर्क के लिए आपके पास चीजें नहीं आएंगी। फ्यूअर मिस्टेक, आप मिस्टेक्स कम बनाएंगे। फ्यूअर डिलेज आएंगे, स्नैक्स आएंगे। बेटर यूज ऑफ मशीन टाइम्स एंड मटेरियल, और बेटर यूज की तरफ जाएंगे टूवर्ड्स मशीन टाइम एंड मटेरियल। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स की तरफ आएंगे, किसकी तरफ आएंगे, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स की तरफ आएंगे कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कितनी है। कैप्चर मार्केट्स विद बेटर क्वालिटी एंड लोअर प्राइस, कैप्चर करेंगे मार्केट्स विद बेटर क्वालिटी एंड लोअर प्राइस, के बेटर क्वालिटी एंड लोअर प्राइस के हिसाब से मार्केट कैप्चर करेंगे। स्टे इन बिजनेस, किस में रहेंगे, स्टे इन बिजनेस एंड प्रोवाइड जॉब्स एंड मोर जॉब्स, यानी प्रोवाइड करेंगे देन जॉब्स एंड मोर जॉब्स। तो यहाँ पे पहली चीज आ गई इंप्रूव क्वालिटी। कॉस्ट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ लेस रीवर्क, कॉस्ट डिक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ लेस रीवर्क। फ्यूअर मिस्टेक्स, फ्यूअर डिलेज, यानी फ्यूअर मिस्टेक्स आ रही होंगी, फ्यूअर डिलेज आ रहे होंगे।
स्नैक बेटर यूज ऑफ मशीन टाइम एंड मटेरियल आ रहा है, बेटर यूज ऑफ मशीन टाइम्स एंड मटेरियल्स आ रहा है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट आ रही है, क्या चीज आ रही है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट आ रही है, कि कितनी हमारे पास प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट आ रही है, कैप्चर मार्केट्स विद बेटर क्वालिटी, कैप्चर करेंगे मार्केट्स विद बेटर क्वालिटी, के बेटर क्वालिटी के साथ हमने कैप्चर करनी है, स्टेज इन बिजनेस एंड प्रोवाइड जॉब्स एंड मोर जॉब्स, जिससे हम लोगों को बहुत जॉब्स यानी एडिशनल जॉब्स एंड मोर जॉब्स जनरेट हो रही होंगी। तो पहले अगर बात करें इंप्रूव क्वालिटी, किसकी बात करें, इंप्रूव क्वालिटी की, कॉस्ट रिड्यूस हुई, लेस रिवर्क फ्यूअर मिस्टेक्स, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई तो कैप्चर हुई मार्केट शेयर आपका इंक्रीज कर गया, और प्राइस और आपका क्या हुआ, बेटर क्वालिटी एंड लोअर प्राइस, और क्वालिटी इंप्रूव कर गई और प्राइस आपकी लोअर हो गई। स्टे इन बिजनेस, के बिजनेस में स्टे करेंगे आप और जॉब्स ज्यादा इंप्रूव आपके पास आएंगी, ज्यादा जॉब्स आप इंप्रूव यानी अनाउंस कर सकते हैं। टू वे टू इंप्रूव क्वालिटी, इंप्रूव क्वालिटी दो तरह से, इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट किया जाए, तरीका क्या है, इंस्पेक्शन की जाए प्रोडक्ट्स की, या इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस की जाए, एंड इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज, किस पे डिपेंड कर रहा होता है, यूजेज पे डिपेंड कर रहा होता है। कुछ होते हैं जिनमें अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अगर प्रोसेस मेरा ठीक नहीं है तो वो तो कोई भी प्रोडक्ट में लगा रहूंगा ठीक करने में, तो वो हर प्रोडक्ट ही इंस्पेक्शन में खराब आएगी। लेकिन कुछ जगह पे अगर इस केस में फिर आप इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस की तरफ जाते हैं, लेकिन कुछ जगह पे प्रोसेस अच्छा होता है लेकिन इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट बताती है कहीं और पे प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आप कहीं और पे प्रॉब्लम आ रही है तो दैट मींस इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस को हमें देखना पड़ता है। अब इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट में एज क्वालिटी इंप्रूव प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस, क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस, यानी इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट करेंगे और यहाँ इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, एज क्वालिटी इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव करेगी, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है, क्या करेगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगी। एज क्वालिटी इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस, कि जैसे जैसे उसकी इंस्पेक्शन करके हम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी आपकी डिक्लाइन करेगी। सो नॉर्मली आप इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस की तरफ चलें, किसकी तरफ जाएं आप, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस की तरफ जाएं, ताकि वो आपको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज या एक्यूरेट सिस्टम्स की तरफ लेकर जा सके या फर्दर आगे उस तरफ परफॉर्म कर सकें या उस तरफ से हम लोग उसे फर्दर आइडेंटिफाई कर सकें। सोर्सेज ऑफ इंप्रूवमेंट, अब कंट्रोल चार्ट्स की तरफ देखें, कॉमन कॉजेज होती हैं, कई दफा एरर्स की, कई जगह पे स्पेशल कॉजेज होती हैं। कॉमन कॉजेज चेंज द प्रोसेस, स्पेशल कॉजेज फिक्स द प्रोसेस। अब अगर कोई कॉमन कॉज है तो इसका मतलब है आपकी प्रोसेस में प्रॉब्लम है, और अगर कोई स्पेशल कॉज है तो दैट मींस कोई स्पेशल इशू है आपके प्रोसेस में, यू शुड फिक्स दैट इशू। क्या करना चाहिए, यू शुड फिक्स दैट इशू, यानी उस इशू को आप बेसिक फिक्स करें ताकि आपको उससे आइडेंटिफाई हो सके कि आपने किस तरह से इन चीजों को आगे लेकर चलना है और आगे लेकर आइडेंटिफाई करके आगे जाना है। और मैनेजमेंट में नॉर्मली 94% होते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेंज करने में, और वर्कर्स की यहाँ पे 6% होती है। तो दैट मीन्स द सोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट कहाँ पे आ गई, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मैनेजमेंट की तरफ आती है, और 6% इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वर्कर, यानी कि 6% सिर्फ और सिर्फ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वर्कर्स की होती है, बाकी उनकी नहीं होती है। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैनेजमेंट आ गई एंड देन वर्कर्स की आ गई हमारे पास इन्वॉल्वमेंट। तो कॉमन कॉजेज आ गई, स्पेशल कॉजेज आ गए, चेंज द प्रोसेस आ गया, फिक्स द कॉजेज प्रोसेस आ गया, मैनेजमेंट आ गया एंड देन वर्कर्स आ गए, क्या आ गई, मैनेजमेंट आ गई एंड देन वी हैव अ वर्कर साइड। तो दैट इज द सोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट, क्या है हमारे पास, दैट इज द सोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस डेफिनेशन। अब प्रोसेस इज एनी सेट ऑफ कंडीशन, अब क्या कह रहा है स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन क्या है, अब प्रोसेस इज एनी सेट ऑफ कंडीशन और अ सेट ऑफ कॉज विच वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस गिवन रिजल्ट। यानी वो कहता है एनी कंडीशन, सेट ऑफ एनी कंडीशंस और अ सेट ऑफ कॉजेस विच वर्क टुगेदर, जो क्या करते हैं, टुगेदर वर्क करते हैं टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट, टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट। In its narrowest sense of a term, process refer to the operations of a single cause, yani refers to the operations of single cause. In its broadcast sense, it may refers to the operation of very complicated cause system, operation of very complicated cause system, के very complicated cause system भी exist कर रहे हो। In its narrowest sense, the term process refers to the operation, यानी in its narrowest sense, the term process refers to the operation of single cause, किसका है, यानी कि process of operation of a single cause. In its broadest sense, it may refers to the operation of a very complicated cause system. Now that is a very technical definition. इसको देखना है कि statistical base पे process की definition क्या है
और वो किस तरह से डेवलप होती है, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोसेस और उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है। इन इट्स नैरोवेस्ट सेंस द टर्म प्रोसेस रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ सिंगल कॉज, ऑपरेशन ऑफ सिंगल कॉज है। इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इट्स ऑपरेशन ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड कॉज सिस्टम। क्या है? कॉम्प्लिकेटेड कॉज सिस्टम। दैट इज अगेन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हैंडबुक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, ये सोर्स मैंने इसीलिए डाला है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल विद द हेल्प ऑफ नंबर्ड एंड डेटा। अब हमने क्वालिटी को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर्ड एंड डेटा। वी स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर प्रोसेसेस। क्वालिटी क्या है? वी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर प्रोसेस दैट इज नोन टू बी एज अ क्वालिटी। क्या है ये हमारे लिए? दैट इज नोन टू बी एज अ क्वालिटी। की ये हमारे पास एक तरह से क्वालिटी मेजर है। क्या है हमारे लिए? एक तरह से ये क्वालिटी मेजर है। कंट्रोल, इन ऑर्डर टू मेक इट बिहेव द वे वी वांट टू बिहेव, यानी जब क्वालिटी को कंट्रोल करना है तो हम उस लेवल पे से लाना चाहते हैं जहां हमारे कंट्रोल में आए और उसी लेवल पे बिहेव करे जिस पे से बिहेव करना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू मेक इट बिहेव द वे वी वांट इट टू बिहेव, यानी जिसमें हम इसे चाहते हैं कि दैट वी वांट इट टू बिहेव, यानी कि जिस वे में इसे बिहेव करना चाहिए। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल अगेन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वेरिएशंस, द फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट आती है जो आती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएशंस, कि वेरिएशंस को समझे। वेरिएशंस एग्जिस्ट इन एवरीथिंग, हर चीज में वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं? हर चीज में वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अंडरस्टैंडिंग वेरिएशन इज द की इंप्रूविंग क्वालिटी। जब आपको वेरिएशन समझ आ जाए तो आप उस वेरिएशंस को इजीली दूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? उस वेरिएशंस को हम इजीली दूर कर सकते हैं। टू काइंड्स ऑफ वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट, चांस वेरिएशन, असाइनेबल वेरिएशंस। कौन कौन सी हैं? चांस वेरिएशंस एंड असाइनेबल वेरिएशंस। के चांस वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं और साथ ही असाइनेबल वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। वेरिएशंस किसी भी चीज में एग्जिस्ट कर सकती हैं। अंडरस्टैंडिंग वेरिएशन इज द की टू इंप्रूविंग क्वालिटी। अंडरस्टैंडिंग वेरिएशन इज द की टू इंप्रूविंग क्वालिटी, कि वो एक की है इंप्रूविंग क्वालिटी की तरफ। टू काइंड्स ऑफ वेरिएशंस नॉर्मली एग्जिस्ट कर रही होती है। वन इज नोन टू बी एज अ चांस वेरिएशन एंड अदर वन इज नोन टू बी एज अ असाइनेबल वेरिएशन। क्या कहेंगे उसे हम? असाइनेबल वेरिएशंस एंड चांस वेरिएशंस। अब यहां पे देखिएगा तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या आ रहा है, देखिए यहां पे डिजायर्ड इफेक्ट एंड और अनडिजायर्ड इफेक्ट। मशीन प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप देखें मटेरियल यहाँ से आ रहा है, मशीन यहाँ से, मेथड यहाँ से आ रहा है, ट्रेनिंग यहाँ से आ रही है, मैन पावर, एनवायरनमेंट। अब इसके रिजल्ट्स मे बी डिजायरेबल हो, मे बी अनडिजायरेबल हो। क्या हो इनके रिजल्ट्स? मे बी डिजायरेबल हो, मे बी अनडिजायरेबल हो। दो बोथ आर द पॉसिबिलिटीज, तो बोथ इसकी क्या है? पॉसिबिलिटीज हैं। कि मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट्स में देखिए मशीन्स आ गए, मैन पावर, एनवायरमेंट्स आ रही है। क्या आ रही है? मैन पावर, एनवायरमेंट्स आ रही है। एंड दैट मे बी, अगेन आई वुड से इट, दैट मे बी मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट्स है, मशीन, मैन पावर एंड एनवायरमेंट। ये सब मिलके जो प्रोसेस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? प्रोसेस बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, या प्रोसेस मैनेजमेंट लेके जा रहे हैं। इसके डिजायर्ड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं और अनडिजायर्ड इफेक्ट भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? डिजायर्ड इफेक्ट भी हो सकते हैं और अनडिजायर्ड इफेक्ट भी हो सकते हैं। यानी अनडिजायर्ड इफेक्ट भी हमारे पास नजर आ रहे हैं, यानी इतने हमारे पास एग्जिस्ट हो रहे हैं या इतने हमारे पास होने चाहिए। एसपीसी असाइनेबल कॉस्ट, क्या आ रही है हमारे पास? एसपीसी असाइनेबल कॉस्ट। अभी क्या स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की शॉर्ट फॉर्म है इस एसपीसी असाइनेबल कॉस्ट। द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ असाइनेबल वेरिएशन इज वेरिएशन दैट कॉजेज आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट ऑन द कंट्रोल चार्ट। यानी ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ असाइनेबल, अब क्या कह रहा है वो? ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ असाइनेबल वेरिएशन इज वेरिएशन दैट कॉज आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट ऑन कंट्रोल चार्ट। यानी ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ असाइनेबल वेरिएशन इज द वेरिएशन दैट कॉजेज आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट ऑन अ कंट्रोल चार्ट। यानी ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ असाइनेबल वेरिएशन इज वेरिएशन दैट कॉज आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स ऑन अ कंट्रोल चार्ट। क्या आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हैं ऑन अ कंट्रोल चार्ट्स, की कंट्रोल चार्ट्स में इसके आउट ऑफ द पॉइंट चल रहे हैं। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ असाइनेबल वेरिएशन इज द वेरिएशन दैट कॉज आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स ऑन अ कंट्रोल चार्ट्स। कि यानी कि डेफिनेशन इज असाइनेबल वेरिएशन इज वेरिएशन दैट कॉजेज आउट ऑफ कंट्रोल। अब यहां देखिएगा आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट, पहली चीज बात करते हैं आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट ऑन अ कंट्रोल चार्ट्स। कि आप कहोगे कि ये हमारे पास एक्चुअल में डिजायर्ड रिजल्ट ये था, लेकिन हमारे पास जो कंट्रोल चार्ट हमें बताता है ये डिजाइन रिजल्ट था, और लेकिन हमारे पास जो आया है वो पॉइंट वो यहाँ आए।
सो दैट शोज असाइनेबल कॉज। क्या है ये हमारे पास असाइनेबल कॉज, जिसमें हमें नजर आ रहा होगा कि हमारे पास क्या चीज के किधर पे वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे नेचुरल पैटर्न ऑफ वेरिएशंस आ रही। नेचुरल पैटर्न ऑफ वेरिएशन एग्जिबिट्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कि आपके पास वेरिएशंस एक नेचुरल बेसिस पे आ रही होती हैं। क्या आ रही होती हैं? नेचुरल बेसिस पे वेरिएशंस आ रही होती हैं। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर नियर द सेंटर लाइन। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर नियर द सेंटर लाइन, कि वो नियर द सेंटर लाइन है, यानी उसके सेंटर में पॉइंट्स आते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर नियर द सेंटर लाइन। A few points spread out the approach and control limit. A few points spread out and approach the control limits. क्या करता है? A few points spread out and approach the control limits. Most of the points are near the center line. यानी most of the points जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? Near the center line. A few points spread out. Few points जो है वो spread out and approach the control limits. कुछ पॉइंट्स होते हैं जो स्प्रेड आउट हो जाते हैं और कंट्रोल लिमिट से बाहर चले जाते हैं, बाकी सारे सेंटर लाइन पे ही रहते हैं। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होते हैं, बाकी पॉइंट्स एक सेंटर पे ही होते हैं। नन ऑफ द पॉइंट एक्सीड्स द कंट्रोल लिमिट, लेकिन कोई भी कंट्रोल लिमिट से एक्सीड नहीं करता। मीन्स द ओनली रियलिस्टिक कंडीशन है। तो दैट इज द केस व्हेन यू टॉक अबाउट नेचुरल पैटर्न। नेचुरल पैटर्न में सारी चीजें एक लिमिट्स में रहती हैं, लिमिट से एक्सीड नहीं करती और मैक्सिमम सेंटर में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? मैक्सिमम सेंट्रल पोर्शन में रहती हैं या सेंटर पॉइंट पे रहती हैं। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हैंडबुक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड देन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, unnatural pattern or variation. Unnatural pattern exhibit the following characteristic. Unnatural patterns exhibit the following characteristic. Exhibit करते हैं following characteristics को। Absence of point near the center line produces a pattern known as mixture. Absence of points near the center line, यानी absence of point हो near the center line produce a pattern known as mixture. यानी एब्सेंस ऑफ पॉइंट है नियर द सेंटर लाइन प्रोड्यूसेस अ पैटर्न नोन एज मिक्सचर। यानी अगर आपके पास कह रहा हूं जी कि आपके पास पॉइंट्स नहीं आ रहे नियर द सेंटर लाइन, यानी कि सेंटर लाइन पे पॉइंट्स नहीं नजर आ रहे, प्रोड्यूसेस अ पैटर्न नोन एज मिक्सचर, के जिसमें हम कहते हैं कि दैट मिक्सचर बीइंग डेवलप्ड, कि मिक्सचर की तरफ चल पड़ा है। Absence of point near the control limits produces an unnatural pattern known as stratification. अब यहाँ हर एक का नाम दे रहे हैं। Absence of point near the central line, यानी कि central line में नजर नहीं आ रहा absence of point, तो उसे कहेंगे mixture है। Absence of points near the control limits produces an unnatural pattern known as stratification, यानी कि आपके पास कंट्रोल लिमिट के करीब भी आपके पास पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे, तो उसे हम कहेंगे दैट इज नोन टू बी एज अ स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहेंगे उसे हम? स्ट्रेटिफिकेशन। Presence of point outside the control limit producing an unnatural pattern known to be as a instability. मैं कहूँ जी कि ये मेरे पास पॉइंट है, ये वेरिएशंस आ रही है, मैं कहता हूँ ये मेरे पास लिमिट्स थी, तो दैट इज नोन टू बी एज अ इंस्टेबिलिटी, जो आपकी लिमिट से आउटसाइड पे शो हो रही है, एंड दैट इज अननेचुरल पैटर्न, दैट इज नोन टू बी एज अ इंस्टेबिलिटी। क्या कहते हैं उसे हम? कि दैट इज नोन टू बी एज अ इंस्टेबिलिटी, या इंस्टेबिलिटी पे डिपेंडेंसी नजर आ रही होती है कि ये हमारे पास इंस्टेबिलिटी है और इंस्टेबिलिटी के हिसाब से हम उसे लेकर आगे चल रहे होते हैं। एंड अगेन द सेम थिंग ऑन द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल बुक से हमने इसे पिक किया है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पे बात करते हैं, टेस्ट फॉर अननेचुरल पैटर्न। अब कैसे टेस्ट कर रहे हैं कि अननेचुरल पैटर्न है या नेचुरल पैटर्न है? इंस्टेबिलिटी, अ सिंगल पॉइंट आउटसाइड द 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट। कोई भी पॉइंट आउटसाइड लाइक करेगा 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट इज नोन टू बी एज अ अननेचुरल पैटर्न। क्या कहेंगे उसे हम? नोन टू बी एज अ अननेचुरल पैटर्न। 2 out of 3 सक्सेसिव पॉइंट्स फॉल इन आउटर और थर्ड ऑफ द कंट्रोल लिमिट्स। क्या हुआ? 2 out of 3 successive points fall in a outer one third of the control limit, यानी कि 3 पॉइंट्स में से 2 out of 3 falls, यानी कि 3 में से 2 पॉइंट्स जो है वो लिमिट से बाहर लाई कर रहे हैं, तो दैट इज नोन टू बी एज अ इंस्टेबिलिटी। 4 out of 5 सक्सेसिव पॉइंट फॉल इन आउटर 2/3 ऑफ द कंट्रोल लिमिट, यानी आउटर 2/3 ऑफ कंट्रोल लिमिट में जो लाई करेंगे 4 out of 5, तो दैट इज नोन टू बी एज अ इंस्टेबिलिटी। 8 सक्सेसिव पॉइंट्स फॉल ऑन वन साइड ऑफ द सेंटर लाइन। 8 सक्सेसिव पॉइंट्स जो है वो कंट्रोल लाइन से सारे के सारे इधर लाई कर जाएं, तो दैट इज अगेन नोन टू बी एज अ इंस्टेबिलिटी, यानी इसे भी हम क्या कहते हैं कि ये एक तरह से हमारे पास क्या चीज है? इंस्टेबिलिटी है, यानी इंस्टेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, यानी दीज आर आइटम्स नोन टू बी एज अ पार्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी, कि ये एक तरह से इंस्टेबिलिटी को लेकर आगे आती है।
सिस्टमैटिक वेरिएबल, क्या चीज आ रही? सिस्टमैटिक वेरिएबल। अ लॉन्ग सीरीज ऑफ पॉइंट्स आर हाई, लो, हाई एंड विदाउट इंटरप्शन। अ लॉन्ग सीरीज ऑफ पॉइंट्स आर हाई, लो विदाउट इंटरप्शंस, so that is known to be as a systematic variable। क्या कह लेते हैं इसे हम? सिस्टमैटिक वेरिएबल, कि जिसमें हाई लो विदाउट इंटरप्शन, यानी कि एक चीज चल रही है। जैसे अब मैं कहूं यहाँ पे ये दैट इज हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, एक पैटर्न, सिस्टमैटिक पैटर्न नजर आ रहा है कि आपको कि हाँ जी चीजें इस पैटर्न में मूव कर रही हैं और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो आगे लेकर आ रही हैं। अब आ रही है अगली जी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। अभी तक क्वालिटी कंट्रोल था, प्रोसेस कंट्रोल। चांस वेरिएशंस आर अ मेनी सोर्स ऑफ वेरिएशन विद इन द प्रोसेस दैट इज एन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। वो कह रहा है chance variation are the many sources of variations within the process, किसके अंदर? within the process that is in statistical control, जो process statistical control में है। they behave like a constant system of random chance causes, they behave like a constant system, कैसे behave करते हैं? like a constant system of random chance causes, किस तरह से? रैंडम चांस कॉजेस की तरह वो बिहेव करता है। इफ ओनली नेचुरल कॉज ऑफ वेरिएशंस आर प्रेजेंट, यानी कि अगर सिर्फ नेचुरल कॉजेस ऑफ वेरिएशंस आर प्रेजेंट, द आउटपुट ऑफ प्रोसेस फॉर्म अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज स्टेबल ओवर अ टाइम एंड इज प्रेडिक्टेबल। क्या हुआ? स्टेबल ओवर द टाइम एंड इज प्रेडिक्टेबल। इफ ओनली नेचुरल कॉज ऑफ वेरिएशन, सपोज देयर इज ओनली अ नेचुरल कॉजेस ऑफ वेरिएशंस आर प्रेजेंट, कि नेचुरल कॉज ऑफ वेरिएशंस आर प्रेजेंट, द आउटपुट ऑफ प्रोसेस फॉर्म्स a distribution that is stable over time and is predictable। यानी कि प्रोसेस जो नेचुरल कॉज ऑफ वेरिएशंस आर प्रेजेंट, द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस फॉर्म्स, यानी कि आउटपुट ऑफ द प्रोसेस फॉर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि आउटपुट ऑफ प्रोसेस एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करते हैं दैट इज स्टेबल ओवर टाइम एंड इज प्रेडिक्टेबल। वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं एंड एट ओवर टाइम एंड इज ऑलवेज प्रेडिक्टेबल, और साथ साथ क्या होते हैं? प्रेडिक्टेबल भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रेडिक्टेबल भी होते हैं। अब नेक्स्ट है जी असाइनेबल वेरिएशन। अब चांस वेरिएशन के लिए असाइनेबल इज द प्रोसेस दैट कैन बी ट्रेस्ड टू स्पेसिफिक रीजन, यानी वो प्रोसेस दैट कैन बी ट्रेस्ड टू स्पेसिफिक रीजन। मशीन वियर है, उससे आप ट्रेस कर सकते हैं असाइनेबल। मिस एडजस्टेड इक्विपमेंट है, उससे फैटीग और अनट्रेन्ड वर्कर्स, यानी ये क्या है? दैट कैन बी ट्रेस्ड अ स्पेसिफिक रीजन, कि जिसमें हम एक स्पेसिफिक रीजन को ट्रेन कर सकते हैं या उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्पेसिफिक रीजन क्या है और कैसे वो वर्क करेगी। इफ असाइनेबल कॉज ऑफ वेरिएशन आर प्रेजेंट, द प्रोसेस आउटपुट इज नॉट स्टेबल ओवर टाइम एंड इज नॉट प्रेडिक्टेबल, जिसमें प्रोसेस स्टेबल नहीं होता ओवर टाइम और प्रेडिक्टेबल भी इसमें नहीं होता, यानी दैट इज नॉट बीइंग प्रेडिक्टेबल, उसे आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिकल व्हाई यूज एवरेजेस टू क्रिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेजेस को क्यों यूज करते हैं? बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना है। एवरेजेस आर मोर सेंसिटिव टू चेंज देन इंडिविजुअल। एवरेजेस नॉर्मली ज्यादा सेंसिटिव होती हैं चेंजेस को लेके देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स को लेके इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती जितनी वो चेंजेस को लेके होती हैं। प्रोसेस को आगे देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेस आउटपुट हैव अ मीन म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट कैन बी वाइडली वैरायटी ऑफ शेप्स। अब वो कह रहा है प्रोसेस की बात करते हैं। याद रखना प्रोसेस इज ऑलवेज बी ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होता है? प्रोसेस हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसमें हमेशा वेरिएशन उसी तरीके से आ रही होती है। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बेल शेप कर्व है। अब यहां पे दैट इज माई मीन, दैट इज माई प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज ऑलवेज बी नॉर्मल। यहां पे प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, नहीं दीज आर ऑल एंड दैट इज नोन टू बी द म्यू। और यहां पे जितनी वेरिएशंस आएंगी इसकी दैट इज नोन टू बी एज अ सिग्मा। उसे क्या कहेंगे हम? दैट इज नोन टू बी एज अ सिग्मा, कि दैट इज माई सिग्मा पोर्शन या सिग्मा पार्ट है जो हम लोग यूज करेंगे कि दैट इज माई केस, और यू कैन से दैट इज माई सिग्मा पोर्शन। सही है। तो यहां पे हम कहेंगे दैट प्रोसेस इज ऑलवेज बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या है? प्रोसेस इज ऑलवेज बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम प्रोसेसेस को आगे लेकर चल रहे हैं या आगे लेकर आगे फर्दर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना? तो दैट इज द केस। यहां पे हम कहेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेस आउटपुट हैज a mean value of mu and a standard deviation of sigma. It can have a wide variety of shapes. क्या है हमारे पास? wide variety of shapes हैं जो यहाँ पे exist कर रही होते हैं या exist करके आगे लेकर आ रहे होते हैं। Process capability first.
When selecting a process to perform an operation, the inherent variability of process output should be compared to the range of tolerance of allowed by a designer of specification. यानी जब भी कोई आपने नया प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, आप उसकी वेरिएबिलिटी को चेक करें ताकि उससे कंपेयर करेंगे क्या जितनी वेरिएबिलिटी आनी है तो क्या इतनी टॉलरेंस है आपके डिजाइनर की जिसने आपको ये चीज करने हो, ये चीज ऑर्डर की या ये प्रोसेस करने हो का है, बिकॉज उसकी वेरिएबिलिटी पे डिपेंडेंसी बहुत है. बिकॉज सपोज अगर उसकी प्रोसेस की वेरिएबिलिटी ज्यादा है आपके टॉलरेंस से तो डेफिनेटली वो चीजें एक्सेप्टेबल लेवल से बहुत आगे चली जाएंगी और वो एक्सेप्टेंस लेवल पे नहीं आ पाएंगी. तो जब वो एक्सेप्टेंस लेवल पे नहीं आएंगी देन इट वुड बी अगेन देयर बी इशू और वो वहां पे फिर प्रोसेस डाउन हो जाएगा, टर्न डाउन हो जाएगा. तो अगेन यहां पे कहेंगे वेरिएबिलिटी शुड meet with the should be in line with the tolerance of the designer specification. कि जितनी वेरिएबिलिटी प्रोसेस में है क्या इतनी डिजाइनर स्पेसिफिकेशंस ले रहा है प्रोसेसेस में या नहीं ले रहा. अगर ले रहा है तो वो किस लेवल पे ले रहा है और कितनी ज्यादा वो लेकर आगे जा रहा है. प्रोसेस कैपेबिलिटीज को देखते हैं यहाँ पे. अब देखें यहाँ पे प्रोसेस कैपेबिलिटीज हैं, दैट इज अगेन प्रोसेस के डिस्ट्रीब्यूशन है. लोअर स्पेसिफिकेशंस, अपर स्पेसिफिकेशन. मच ऑफ द प्रोसेस आउटपुट फिट्स विद इन द स्पेसिफिकेशन विड्थ, यानी इस स्पेसिफिकेशन विड्थ के अंदर वो प्रोसेस फिट हो रहा होता है कि इतनी वेरिएबिलिटी आएगी जितनी बेल शेप कर्व उन्हें अलाउ करेगी, यानी जितनी बेल शेप कर्व अलाउ कर सकती है उतनी वेरिएबिलिटी आएगी. लेकिन जैसी बेल शेप कर्व थोड़ी सी ऊपर चलेगी तो इनकी वेरिएबिलिटी कम होगी. क्या होगी हमारी वेरिएबिलिटी रिड्यूस होगी, बिकॉज बेल शेप जितना स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा उतनी उसकी वेरिएबिलिटी रिड्यूस करती जाएगी. क्या करती जाएगी? उसकी वेरिएबिलिटी रिड्यूस करती जाएगी, कम होती जाएगी उसकी वेरिएबिलिटी अकॉर्डिंग टू दैट लेवल. मच ऑफ द प्रोसेस आउटपुट फिट्स विद इन द स्पेसिफिकेशन विड्थ. विड्थ के अंदर स्पेसिफाई हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम जाएंगे तो कि ये हायर साइड पे आएगा, यानी इसमें जब ऊपर चला गया. अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जितना फ्लैट होता है उतनी वेरिएबिलिटी ज्यादा है. जितनी आपके पास इसकी हाइट या स्टीव पहाड़ बनता जाता है तो उतना हमारे पास वेरिएबिलिटी कम है. इन अदर वर्ड जितनी हाइट ज्यादा होती है उसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं कोर्टोसिस. क्या कहते हैं उसे? हम कोर्टोसिस कहते हैं. तो जितना हायर कोर्टोसिस होगा उतनी वेरिएबिलिटी रिड्यूस्ड होगी. क्या होगी? उसकी वेरिएबिलिटी रिड्यूस्ड होगी. ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेस आउटपुट फिट्स विद इन द स्पेसिफिकेशन विड्थ, जिसके अंदर हम कहेंगे सारी की सारी स्पेसिफिकेशन विड्थ के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही हैं. लेकिन अगर नीचे वाले को देखें तो इसमें तो देखें बिल्कुल फ्लैट है. So that means variations are very high. क्या चीज है हमारे पास? वेरिएशंस बहुत हाई हैं, यानी वेरिएशंस इसमें नजर आ रहा है कि इसमें काफी हाई हैं और वो इंप्रूव फॉर्म में आ रही हैं. तो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्रोसेस आउटपुट फॉल्स आउटसाइड द स्पेसिफिकेशन विड्थ. अगर मेरी स्पेसिफिकेशन विड्थ यहां है तो जाहिर बात है बहुत सारी सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो आउटसाइड द स्पेसिफिकेशन विड्थ लाई कर जाएगी. क्या कर जाएगी? आउटसाइड द स्पेसिफिकेशन विड्थ लाई कर जाएगी. इन अदर वर्ड्स, इज प्रोसेस केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग आइटम विद इन द स्पेसिफिकेशन, यानी ये चीज हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास आइटम्स के अंदर इतनी पावर है कि वो अपनी स्पेसिफिकेशंस के अंदर, यानी हमारे प्रोसेस में इतनी ताकत है कि वो अपनी स्पेसिफिकेशंस के अंदर रहते हुए चीजें प्रोड्यूस कर सके. एंड दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोसेस कैपेबिलिटी. क्या कहते हैं इसे हम? प्रोसेस कैपेबिलिटी. कि ये हमारे पास एक तरह से प्रोसेस कैपेबिलिटी बता रहा है कि हमारे पास इतनी प्रोसेस की कैपेबिलिटीज हैं. Process capability 3. The process capability index (CP) compares the design specification with the measure of process variability. Specification width, process variability width, यानी specification width भी आ गई और process variability width भी आ गई. Upper specifications minus lower specification divided by 6 sigma. किससे डिवाइड कर दिया इसे हमने? 6 sigma से. The process capability index compares the design specification. क्या करता है? Design specification with measure of process variability. किसके साथ? measure of process variability. process variability measure करता है. CP specification width divided by process variability width. तो उसमें क्या होगा? upper specification minus lower specification divided by 6 sigma. 3 sigma quality. अब now what is meant by 3 sigma? अभी आपने 6 sigma देखा, वहां पे एक और तरीका होता है, that is 3 sigma. अब यहां पे कितना है? मीन यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है और यहां 3 सिग्मा, यानी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर पे. स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन. सपोज मैं कहता हूं मीन जो है वो 24 था और स्टैंडर्ड डेविएशन आई थी 6, तो मैं कहूंगा जी 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी 30, 36, 42, यानी 42 तक इसकी वेरिएशन अलाउड है. इधर पे भी 3 लेंगे तो 3 कैसे लेंगे?
6 प्लस 6 प्लस 6 24, 18, 18, 12, 12, 6 यानी 6 से 36 तक की इसकी वेरिएशंस आएंगी। यानी हाउ मेनी सिग्मा यू गो ऑन बोथ साइड्स, एक तरफ नेगेटिव साइड और एक तरफ पॉजिटिव साइड, यानी नेगेटिव साइड भी जा रहे हैं और साथ ही आप किस में जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड भी जा रहे हैं। तो लोअर डिजाइन स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं, अपर डिजाइन स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं, इन दोनों डिजाइन स्पेसिफिकेशंस मेरे पास एग्जिस्ट कर रही हैं एंड दैट इज माय मीन। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 3 सिग्मा की तरफ ले जा रहे हैं, -3 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा, यानी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रंट, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बिफोर, दोनों साइड पे जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या आई है, फिर देखो यहाँ पे आ रहा है 3 ppm और यहाँ पे आ रहा है 13-15 ppm, और अपर डिजाइन यहाँ पे है, लोअर डिजाइन ये। और अगर इस वेरिएबिलिटी के अंदर लाई कर रहा है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो आप कहोगे जी ठीक है जी, ये प्रोसेस इसे एक्सेप्ट कर रहा है, विद इन द स्पेसिफिकेशन लाई करता है, बिकॉज ये हमारी विद इन द स्पेसिफिकेशन है, दैट इज 3 सिग्मा। क्या है ये हमारे पास 3 सिग्मा है जिसमें हमने स्पेसिफिकेशंस को रखा है, दैट इज नोन टू बी एज अ 3 सिग्मा क्वालिटी। क्या है ये हमारे लिए, एक तरह से 3 सिग्मा क्वालिटी के 3 सिग्मा क्वालिटी हमारे पास ऐसे और इन बेसिस पे वर्क करती है या मेजर करती है। अब देखें क्या हुआ, यही डायग्राम थी, इसके ऊपर क्या हुआ, ये कोर्टोसिस बढ़ गया और ये डायग्राम कुछ इस तरह चल पड़ी है, बिल्कुल इस तरह चल पड़ी है। अब क्या हुआ, यहां पे अगर 3 सिग्मा जाए तो मे बी यहां से ये आउट हो रहा है, अब ये आउट ऑफ द स्पेसिफिकेशन जा रहा है, 3 सिग्मास की आउट से आउट जा रहा है, मींस सारी की सारी लाइंस जो है वो इसके अंदर नहीं लाई कर रही, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 3 सिग्मा और 6 सिग्मा को हम देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, 3 सिग्मा और 6 सिग्मा, बिकॉज यहाँ 3 सिग्मा पे लाई कर रहा था, लेकिन अब हम यहाँ जा रहे हैं किस तरफ, टूवर्ड्स 6 सिग्मा। पहले 3-3 सिग्मा इस तरफ जा रहे थे, अब 6-6 सिग्मा इस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे हम, 6-6 सिग्मा इस तरफ जाएंगे, मींस हमारे पास स्पैन ऑफ क्वालिटी जो वेरिएशंस हैं वो बढ़ गया है। क्या हो गया हमारे पास, स्पैन ऑफ वेरिएशन हमारे पास इंक्रीज कर गया है, बढ़ गया है। और जब हमारे पास स्पैन ऑफ वेरिएशन बढ़ गया है तो दैट मींस उससे इफेक्ट आता है ओवरऑल वैल्यूज पे। तो यहाँ पे देखें, विद द इंक्रीज इन कोर्टोसिस क्या चीज आती है, विद द इंक्रीज इन कोर्टोसिस आपको वेरिएशंस कम होती हैं, उससे आपका 3 सिग्मा है, लेकिन जो ओल्डर था उसके अंदर फिर आपको 3 सिग्मा नहीं, आपको फिर अब 6 सिग्मा में जाके चीजें आपको सेम या उसी लेवल पे नजर आएंगी या उसी वैल्यू लेवल पे चाहती ही नजर आएंगी। तो दैट मींस 3 सिग्मा एग्जिस्ट एंड सेम इज द 6 सिग्मा एग्जिस्ट, यानी 3 सिग्मा भी एग्जिस्ट करता है और साथ ही 6 सिग्मा भी एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज लोअर डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड अपर डिजाइन स्पेसिफिकेशन, दोनों तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मीन +3 सिग्मा -3 सिग्मा +6 सिग्मा -6 सिग्मा, तो हर एक में जा रहे हैं। और यहाँ क्या आ गया 1.7 ppm, यहाँ क्या आ रहा है 1.7 ppm आ रहा है, जबकि ऊपर क्या था 1350 ppm। तो यानी जैसे आपकी विड्थ बढ़ती जाएगी तो आप उसे 6 सिग्मा 3 सिग्मा, ये बोथ आर द स्टैंडर्ड्स, और उस वेरिएशंस पे आप इनको काउंट करेंगे या इनको काउंट करके इनकी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, दैट हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देम, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देम, और उसको देखेंगे हम कैसे आइडेंटिफाई कर। तो दैट मींस जितना ज्यादा कोर्टोसिस ऊपर जाएगा तो 3 सिग्मा वो टॉलरेट कर लेगा, लेकिन जैसे उसका कोर्टोसिस कम होगा तो वो मूव कर जाएगा 3 सिग्मा से 6 सिग्मा क्वालिटी पे। तो दैट मींस अगर बात करें एक्यूरेसी की तो या टॉलरेंस की, तो 3 सिग्मा की टॉलरेंस कम है, 6 सिग्मा की टॉलरेंस ज्यादा है। 3 सिग्मा की एक्यूरेसी ज्यादा है, 6 सिग्मा की एक्यूरेसी उस लेवल की नहीं है, क्योंकि उसकी टॉलरेंस ऑफ क्या नाम है, एम्बिग्युइटी या टॉलरेंस ऑफ यू कैन से वेरिएशंस उसकी ज्यादा होती है, इस वजह से उसकी टॉलरेंस वो ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ नहीं होती। प्रोसेस कंट्रोल की तरफ आते हैं। देन नाउ वंस प्रोसेस इज इन ऑपरेशन, जब प्रोसेस ऑपरेशन में आ जाए, गोल इज टू मेंटेन अ स्टेटस को, कीप द प्रोसेस इन कंट्रोल। जब प्रोसेस शुरू हो गया, गोल क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल में रहे। किस में रहे, प्रोसेस कंट्रोल में रहे, प्रोसेस जिस तरह कंट्रोल में होना चाहिए वैसे होना चाहिए। व्हाट कैन मेक द प्रोसेस नो लॉन्गर बी इन कंट्रोल, क्या चीज है जो इस प्रोसेस को कंट्रोल में नहीं रहने देगी, एंड गो आउट ऑफ कंट्रोल, अ प्रेजेंस ऑफ असाइनेबल कॉज, किसकी वजह से, असाइनेबल कॉज की प्रेजेंस की वजह से आपके पास ओवरऑल जो प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करता है। क्या करता है वो, आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करता है, और उसी हिसाब से वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रहा होता है, या यू कैन से कि वो ऐसा ऐसा होने की कोशिश कर रहा होता है। द प्रेजेंस ऑफ असाइनेबल कॉज मे कॉज प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन टू शिफ्ट टू द लेफ्ट राइट
और इंक्रीज द वेरिएबिलिटी। अगर असाइनेबल कॉज होगी तो वो कर देगा या तो शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, या इंक्रीज कर जाएगी वेरिएबिलिटी, या तो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा या राइट की तरफ चला जाएगा, या इंक्रीज कर जाएगी वेरिएबिलिटी, कि लेफ्ट की तरफ चला जाएगा या राइट की तरफ चला जाएगा, या उसकी वेरिएबिलिटी ओवरऑल पे इंक्रीज कर जाएगी। तो दैट इज शिफ्ट टू द लेफ्ट और राइट, यानी शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट या राइट को, या उसकी वेरिएबिलिटीज इंक्रीज कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? उसकी वेरिएबिलिटीज इंक्रीज कर जाएंगी या बढ़ जाएंगी। अब देखें प्रोसेस कंट्रोल, इफ द प्रोसेस मींस शिफ्ट मोर ऑफ द आउटपुट फॉल्स आउटसाइड द स्पेसिफिकेशन। हमने क्या स्पेसिफिकेशन रखी थी? ये लाइंस थी। अब जैसे ही शिफ्ट किया ज्यादातर स्पेसिफिकेशन यहां चली गई, और शिफ्ट किया यहां चली गई। अब ये सारी की सारी देखें तो अलाइनमेंट आउट हो गई है। क्या हो गई है? अलाइनमेंट आउट हो गई है, अलाइनमेंट से आउट चला गया। लोअर डिजाइन अपर डिजाइन स्पेसिफिकेशंस वो उसने बताई हुई है, लेकिन यहां पे अलाइनमेंट आउट हो गई। दस बिकॉज ऑफ असाइनेबल कॉस्ट। किसकी वजह से? असाइनेबल कॉजेज की वजह से वो ये चीज इंपैक्ट कर गई है। If process variance increases, more of the output falls outside specification. If process variance increases, more of the output falls outside of the specification. यानी if the process means shift more of the हो गया, लेकिन if process variance increases, more of the output falls outside the specification, कि ज्यादातर आउटपुट जो है वो फॉल कर जाएगी आउटसाइड द स्पेसिफिकेशन, यानी स्पेसिफिकेशन से वो आउटर लेवल पे चली जाएगी या बाहर की तरफ चली जाएगी। अब जैसे अब देखें यहां पे अब क्या था? कम थी बाहर आउटसाइड से, यहां ज्यादा बढ़ गई है। यहां पे मोस्ट ऑफ द लाइज आउटसाइड द स्पेसिफिकेशन, यहां और बढ़ गई है कि यहां पे हमारे पास और ज्यादा स्पेसिफिकेशन आउटसाइड पे मूव कर गई। किस तरफ मूव कर गई है? आउटसाइड पे मूव कर गई या बाहर की तरफ मूव कर गई है। यू कैन से दैट इट्स मूव आउटसाइड द स्पेसिफिकेशंस। In either case, the process is considered to be out of control. अब चाहे इस देखें, अब ये जितने भी थे हमारे पास प्रोसेस, ये सारे के सारे में कहेंगे यहाँ पे प्रोसेस हमारे क्या था? आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गया। क्या हो गया? हमारे पास प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गया, यानी कंट्रोल से बाहर चला गया। तो इसीलिए कह रहे हैं नीदर केस प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, इट शुड बी स्टॉप्ड, यानी स्टॉप करें। इन्वेस्टिगेट असाइनेबल कॉज। अगर कोई असाइनेबल कॉज पता लगती है, सबसे पहले उसे इन्वेस्टिगेट करें। द प्रोसेस एंड द करेक्टेड, और सबसे पहले उसे करेक्ट करें। द प्रोसेस ब्रॉट बैक टू स्टेटस को, एंड द प्रोसेस ब्रॉट बैक टू द स्टेटस को। आप प्रोसेस को उठाएंगे और ब्रॉट बैक टू द स्टेटस को, कि स्टेटस को पे उसे लेकर आएंगे। इन ईदर केस द प्रोसेस इज कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ कंट्रोल, उसे कंसिडर करते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। इट शुड बी स्टॉप्ड, उसे स्टॉप भी किया जाए। इन्वेस्टिगेटेड एंड करेक्टेड, यानी इन्वेस्टिगेट किया जाए और करेक्ट किया जाए। द प्रोसेस ब्रॉट बैक टू द स्टेटस को, प्रोसेस को क्या किया जाए? ब्रॉट बैक किया जाए टूवर्ड्स द स्टेटस को। किस पे किया जाए? उसे स्टेटस को पे वापस लाया जाए, और उसी के हिसाब से उसकी वैल्यूएशंस को आगे देखा जाए फर्दर। एग्जाम्पल ऑफ असाइनेबल कॉजेस क्या हो सकता है? ऑपरेटर में मसला हो सकता है, रॉ मटेरियल नहीं पहुंचा, इक्विपमेंट में मसला हो सकता है, एनवायरमेंट में मसला हो सकता है। मींस ईच एंड एवरीथिंग हैज अ असाइनेबल कॉज, यानी इन सब में से किसी एक में भी मसला हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पास ओवरऑल वैल्यूएशंस वेरीड आएंगी या डिफरेंट आती जाती हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ असाइनेबल कॉज इंक्लूड्स ऑपरेटर, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, एनवायरमेंट। यानी ऑपरेटर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, रॉ मटेरियल में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इक्विपमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, एनवायरमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। यानी इक्विपमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है और साथ ही एनवायरमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ असाइनेबल कॉज इंक्लूड्स ऑपरेटर, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, एनवायरमेंट। तो यानी ये चारों के चारों हमारे पास क्या आएंगे? दैट इंक्लूड्स यू कैन से असाइनेबल कॉजेस, यानी इन चीजों चारों से रिलेटेड भी हमारी असाइनेबल कॉजेस एग्जिस्ट करती हैं। Now the next thing is how does management detect the presence of an assignable cause? यानी मैनेजमेंट कैसे डिटेक्ट करे कि हाँ जी वाकई में असाइनेबल कॉज आ रही है या असाइनेबल कॉज एग्जिस्ट कर रही है। हाउ दे आर गोइंग टू डिटेक्ट इट, किस बेसिस पे डिटेक्ट करेंगे? प्रोसेस आउटपुट इज मॉनिटर्ड, यानी किसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस आउटपुट की मॉनिटरिंग करनी है। टू डिटेक्ट एनी चेंजेस बाय इंस्पेक्टिंग द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, और डिटेक्ट करें चेंजेस एंड इंस्पेक्ट करें आउटपुट ऑफ द प्रोसेस के, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस को हम इंस्पेक्ट करें। इंस्पेक्शन मींस असेसिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट। इंस्पेक्शन मींस
assessing some characteristics of unit of output, कि assess करें some characteristics of unit of output, कि हम some characteristics को assess करें on the unit of output, कि unit of output पे हम उसे assess करें. Inspection means assessing some characteristics of unit of output, कि assess करें some characteristics को of unit of output, कि unit of output को हम उसे assess करना चाहें. तो inspection को यहीं पे assessing some characteristics of unit of output, के सब characteristics देखेंगे. हाँ जी, इस output में क्या क्या चीजों में वेरिएशंस हैं, क्या क्या चीजें इसकी डिफरेंशिएटेड हैं या क्या क्या चीजें इसकी वेरिएटेड फॉर्म में नजर आ रही हैं या वेरिएशंस के साथ नजर आ रही हैं. हाउ दे आर बीइंग वेरिएटेड एंड हाउ दे आर बीइंग परफॉर्म्ड. Central limit theorem simulation, the distribution of sample approach is normal even when parent population is not normally distribution. वो कहता है sample limit theorem क्या है कि आपका जो sample है that must be normally distributed even if your population is not normally distributed. यानी आपका sample हमेशा approach करेगा normal distribution को, लेकिन आपकी maybe actual population उसकी normal distribution की तरफ नहीं गई हो या नहीं जा सके, यानी they are not being able to move towards the normal distribution, but sample always approaches towards the normal distribution. और normal distribution क्या होती है? That is the normal distribution, कि वो हमेशा कोशिश करता है normal distribution को follow करने की. किसी कोशिश करता है वो normal distribution को follow करने के लिए, ताकि हम normal distribution को accurately follow कर सकें और उससे हम आगे ले जा सकें. स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, टॉलरेंस और स्पेसिफिकेशन लिमिट. अब क्या है, टॉलरेंस और स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हमने देख भी ली कैसे आती हैं. डिफाइंड बाय इंजीनियर और रिलेटेड टू प्रोग्राम डिजाइन रिक्वायरमेंट. अब टॉलरेंस जो डिफाइन करता है या तो इंजीनियर डिफाइन कर होता है या प्रोडक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट्स कर रही होती हैं. क्या कर रही होती हैं? प्रोडक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट्स कर रही होती है, कि जो हमारा प्रोडक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट है वो हमें बता रहा होता है कि हमारा प्रोडक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट्स क्या है. कंट्रोल लिमिट डिफाइंड बाय द प्रोसेस. कंट्रोल लिमिट क्या है? डिफाइंड बाय द प्रोसेस. नेक्स्ट क्या है? रिलेटेड टू वेरिएशन इन द प्रोसेस. रिलेटेड टू वेरिएशन इन द प्रोसेस. अनरिलेटेड टू प्रोडक्ट नीड्स. क्या होगा? अनरिलेटेड टू प्रोडक्ट नीड्स. तो टॉलरेंस क्या होगी? डिफाइंड बाय इंजीनियर रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट्स. या तो डिफाइन करेगा इंजीनियर या रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिजाइन होगा. कंट्रोल लिमिट्स क्या होंगी? डिफाइंड बाय प्रोसेस. कंट्रोल लिमिट हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे. किसको फॉलो करेंगे? प्रोसेस को फॉलो करेंगे. रिलेटेड टू वेरिएशंस इन द प्रोसेस. और ये किससे रिलेट करेगा? रिलेटेड टू वेरिएशंस. हमें वेरिएशंस बताएंगे. क्या वेरिएशंस प्रोसेस में ज्यादा है तो हम कहेंगे जी प्रोसेस कुछ इस तरह से है, और अगर वेरिएशंस कम है तो हम कहेंगे जी प्रोसेस कुछ इस तरह से है. सो मीन्स हम लोग उसी में कहेंगे वेरिएशंस इन द प्रोसेस. वो हमें बताएगा कि लिमिट्स कहां पे हैं. और अनरिलेटेड टू प्रोडक्ट नीड्स. और किससे रिलेट कर रहा होगा? दैट इज अनरिलेटेड टू प्रोडक्ट नीड्स. के प्रोडक्ट नीड्स से ये अनरिलेट कर रहा होगा, यानी उससे रिलेट ये नहीं कर रहा होगा. तो टॉलरेंस भी आ गई. टॉलरेंस जो है वो इंजीनियर डिसाइड करे. कंट्रोल लिमिट जो है वो प्रोसेस बताएगा कि भाई हमारी कंट्रोल लिमिट ये, आपकी टॉलरेंस इससे मैच करती है या नहीं करती. दैट डिफाइंस योर क्वालिटी. क्या आपकी क्वालिटी इससे मैच कर रही है या नहीं कर रही, दैट डिफाइंस योर क्वालिटी. नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोसेस कैपेबिलिटी. अब यहां पे देखें तो क्या हो रहा है, यहां पे गौर से देखिएगा. लोअर लिमिट ऑफ मच ऑफ द आउटपुट प्रोसेस आउटफिट्स विद इन द स्पेसिफिकेशन. लोअर ऑफ स्पेसिफिकेशन, अपर से ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेस आ रहे हैं. लेकिन अगर यहां आ गए तो significant portion of processes fall outside the specification. यानी अगर पूरे पॉइंट पे हम कहेंगे much of the lies within the specifications, fits within the specification width, almost all follows in the specification width, a significant portion is out of the specification width. तो यहाँ पे वो कहेगा ठीक है जी टॉलरेंस से मैचिंग है, टॉलरेंस से मैचिंग है. यहाँ शायद टॉलरेंस से वो मैचिंग ना हो. इन अदर वर्ड्स, इज द प्रोसेस केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग आइटम. यानी क्या केपेबल है वो प्रोड्यूस कर सकता है आइटम जो हमें रिक्वायर्ड है, या जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट है क्या उस तरह के वो आइटम्स प्रोड्यूस कर सकता है या करने चाहिए, या किस तरह के उसने प्रोड्यूस किए हुए हैं आइटम. सो दैट वी आर गोइंग टू सी. इसे कहते हैं हम प्रोसेस केपेबिलिटी. क्या कहते हैं हम इसे? प्रोसेस केपेबिलिटी. या प्रोसेस कैपेबिलिटीज को इस तरह ही जज किया जाता है. टाइप वन एरर आता है. टाइप वन एरर क्या है? ये अल्फा बाय 2 ऑलरेडी आप स्टैट्स में पढ़ चुके होंगे. टाइप वन एरर, दीज आर द इनसिग्निफिकेंट पोर्शन. यानी इसमें अगर लाई करेगा तो दैट मींस यू आर गोइंग टू रिजेक्ट समथिंग. दैट इज नोन टू बी एज अ टाइप वन एरर. टाइप टू एरर क्या है? कि जब इसमें हम लाई कर जाएं और इन पे लाई ना करें. ये एलसीएल है लोअर और ये अपर लिमिट है. That is upper limit, that is lower limit, और that is at the mean. Alpha is the probability of type 1 error. कितनी probability कि that there exists a type 1 error.
टाइप ऑफ सैम्पलिंग एरर, अब क्या है जी, देखें a lot is accepted based on sampling information, lot quality is actually good, a lot is accepted based on sampling information, decision is correct. The lot is rejected based on sampling information, that is known to be as a type 1 error. Lot quality is actually bad, तो हम कहेंगे बैड है, लॉट इज एक्सेप्टेड, तो ये टाइप 2 एरर है, जो चीज गलत है उसको हम सही कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, जो चीज गलत है उसे हम सही कह रहे हैं। एंड हियर इज द डिसीजन इज करेक्ट, क्या कहेंगे हम कि यहाँ पे हमारा डिसीजन जो है वो क्या है, करेक्ट है, और बिल्कुल एक्चुअल लेवल पे हमारा डिसीजन एग्जिस्ट कर रहा है, और उसी लेवल पे हम इसकी करेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए या कितना हमारा डिसीजन है जो एग्जिस्ट कर रहा है। कंट्रोल चार्ट आता है, कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं। एबनॉर्मल वेरिएशंस ड्यू टू असाइनेबल कॉज, क्या रहा है, एबनॉर्मल वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल कॉज। अब यहां आउट ऑफ कंट्रोल, ये देखें बिल्कुल लाइन से बाहर चला गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बाकी सब देखें नॉर्मल वेरिएंस आ रहे ड्यू टू चांसेस, और बिल्कुल लिमिट्स के अंदर, ये इसकी लिमिट्स हैं और ये इसकी लिमिट्स हैं। एंड हेयर इज द मीन, हेयर इज द यूसीएल एंड एलसीएल। तो सिर्फ एक ही है जो हमारे पास किधर जा रहा है, कंट्रोल चार्ट से बाहर जा रहा है या कंट्रोल चार्ट से आउटर साइड पे जा रहा है। किधर जा रहा है वो, कंट्रोल चार्ट से आउटर साइड पे जा रहा है। एंड हेयर इज द सैंपल नंबर्स, ये क्या है, हेयर इज द सैंपल नंबर जो हमारे पास गाइड कर रहे हैं कि हमारा सैंपल कितना है और कैसे वर्क करेगा। दैट्स हाउ द सैंपल वर्क्स एंड हाउ सैंपल बीइंग आइडेंटिफाइड, कि हमारा सैंपल किस तरह का और कैसे वर्क कर रहा है। ऑब्जर्वेशंस फॉर द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ क्या ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे देखें इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है या इस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी उसी लाइन के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी मीन के पास पास ही एग्जिस्ट कर रहा है जो हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आ रही है। देन दैट इज आवर मीन। मीन थिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ, यानी यू कैन से दैट एग्जिस्ट इन दैट वे, यानी अब गौर से देखें तो हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, ये वन साइड पे टिल्टेड आ रहे हैं, यानी ये वन साइड पे आ रहा है, दैट इज स्क्यूड, दैट इज ऑन द। अब एक्चुअल में हमारे पास मीन ये वैल्यूज आनी, क्या आनी है, मीन की हमारी क्या है, ये वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यानी ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस, जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस की हैं वो नॉर्मली मीन के आसपास ही नजर आती है, लेकिन मे बी पॉपुलेशन मीन के आसपास नजर ना आए या पॉपुलेशन उसके आसपास नजर ना आती हुई नजर आए, यानी कि वहां पे नजर ना आ रही हो। तो दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज बीइंग डिफरेंट, यानी सैंपल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में से डिफरेंट है या वेरिएंट में वो पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट इज द एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, characteristics evaluated generated data are counted, यानी कि एट्रीब्यूट क्या, characteristics evaluated generates data that are counted, good bad yes no, that is known to be as a data type, कि जिसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक को नंबरिंग फॉर्म पे ला रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबरिंग फॉर्म पे ला रहे होते हैं और नंबर की बेसिस पे उन्हें डिफाइन कर रहे होते हैं कि नंबरिंग उनकी क्या आ रही है। वेरिएबल्स कैरेक्टरिस्टिक्स इवैल्यूएटेड कैन बी मेजर्ड विद इन द रेंज ऑफ वैल्यू, और उन वेरिएबल्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको एवेल्युएट करने विद इन द रेंज ऑफ वैल्यू, जैसे 1 to 7 लाइकर्ट स्केल जैसे होता है, उस तरह ही वेरिएबल्स को भी हम एक सर्टन रेंज के अंदर मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसे सर्टन रेंज के अंदर मेजर कर सकते हैं और मेजर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स भी आ गए और साथ ही हमारे पास क्या आ गई, वेरिएबल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है मीन एंड रेंज चार्ट। अब क्या आ रहा है, मीन रेंज चार्ट्स आ रहे हैं। अब यहाँ क्या आ रहा है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस आ गए। अब यहाँ देखें तो ये मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ये आउट ऑफ द गुड डिडक्ट शिफ्ट आ गए। अब यहाँ ये सारे शिफ्ट आ रहे हैं, तो जब शिफ्ट हुए तो हमें ये डिडक्ट हो गया, ये शिफ्ट हो रहा है। डू नॉट डिडक्ट शिफ्ट, अब यहाँ पे अगर वो नहीं गया आउटसाइड तो वो शिफ्ट हम डिडक्ट नहीं कर सकते इजीली, यानी शिफ्ट्स कांट बी डिडक्टेड इजीली शिफ्ट्स को हम डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। मीन चार्ट रेंजेस, अब देखें यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे रिवील इंक्रीज, अब यहाँ पे पता लग गया, लेकिन डू नॉट रिवील द इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज नहीं, बिकॉज वो अपने एरिया से बाहर नहीं निकला। एरिया से बाहर निकलेगा तो तब हमें पता लगेगा कि क्या चीज इंक्रीज हुआ है, क्या इंक्रीज नहीं हुआ। So that's the end of our lecture number 29. This chapter is not complete yet. अभी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हमने मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी देखनी है, वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 30 में देखेंगे। एंड देन वी आर डन विद आवर कोर्स, एंड लास्ट 2 लेक्चर विल बी रिगार्डिंग द रिवीजन, कि हम लोग उसमें रिवीजन्स करेंगे कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ चुके हैं, किन बेसिस पे पढ़ चुके हैं और उनको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है और किन बेसिस पे हमने उन्हें आगे लेकर चलना है। सो
टुडे वी हैव डिस्कस क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, किस तरह वेरिएशन आती है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। ईच एंड एवरी आइटम विल बी डिस्कस्ड इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। हर चीज को हमने वन बाय वन आइडेंटिफाई किया और उसको देखा है कि हमने कैसे कैसे हमने आगे लेकर चले हैं। सो दैट मीन्स दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर कोर्स। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन रिवीजन, और इंशाल्लाह देयर वुड बी योर फाइनल्स। So that's the end of our lecture number 29. Allah Hafiz.